मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, उस दिन जितना बताया था कुछ क्लियर हुआ था? जो कोई बात नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। वेट करो, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बताना दिखता है, विजिबिलिटी बताना। और इशू है क्या? स्क्रीन विजिबल है? बोलो बच्चों, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, उस दिन कैपिटल बजटिंग पर बात की थी, ठीक है। कैपिटल बजटिंग बता रखा था क्या होती है, ठीक है। और कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स बताई गई थी। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ये 3 मेथड आपके सिलेबस में है। और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में वैसे तो 2 मेथड होते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड, बट आपके सिलेबस में सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। देखना, ध्यान देना कि हम इसी में ही जो मेथड दे रखे हैं उसी से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग को हम फिर से वापस से ये चीज जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी समझाएंगे ही, बट कोशिश करना खुद से भी समझने की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हमने अब तक एक मेथड, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक बताया था तब एक कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं। जब से पढ़ाना शुरू किया है एफएम की, प्रेजेंट की हमेशा डिस्काउंटिंग होती है और फ्यूचर की हमेशा कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। अब इसी पर जैसे कि अगर मान लो सपोज कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें ये कुछ इस तरीके से दे रखा हो कि तुमने 10,000 रुपीज 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो तुम्हें ये बताना है कि आफ्टर 4 इयर्स हाउ मच अमाउंट यू विल रिसीव, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या, कि एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी तुम्हारा 10,000 रुपीज मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया 5% जो कि गिवन है, टाइम पीरियड 4 इयर्स, जितने टाइम पीरियड के आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन हमने ये बताया था कि ये तो हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम बात करें कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या बताया था कि जब हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करने लग जाते हैं तो, ठीक है। लाइक 10,000 रुपीज पे एक साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 500 रुपीज, ठीक। तो 5 साल के लिए था, हमने उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। बट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें या जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो ये जो 10,000 पे 5% है, इस 5% को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए कितना आया 500 रुपीज आया इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट हमने अपने प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स 10,000 में ऐड कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट हमें कितना बन गया हमारा 10,500 रुपीज, ये बना हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर ओनली। अब सेकेंड ईयर में हमें फिर से 10,500 मीन 10,500 रुपए पर 5% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना होगा। जो वैल्यू आएगी इंटरेस्ट की वो हम इस 10,500 में ऐड कर देंगे, तब जो हमारा अमाउंट बनेगा वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। इस तरीके से हम अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, देन अगेन फोर्थ ईयर, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये बताया था। अब ये कैलकुलेशन जो है ये तुम लोग ध्यान दे रहे हो अगर, तो हर ईयर के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। इसी कैलकुलेशन को, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसको और इजी बनाने के लिए हमारी कुछ टेबल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। सबने लॉग टेबल के बारे में सब जानते हैं? बोलो, लॉग टेबल सब लोग जानते हो? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं बच्चों, जवाब तो दो। तुम लोग क्या मुंह बंद करके बैठे रहना चाहते हो? नुमैन
जानते हो ना, जैसे लॉग टेबल होती है वैसे ही हमारी दो टेबल्स होती हैं। एक होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, एक होती है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। जो कैलकुलेशन अभी हम तुम्हें बता रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके देन उस अमाउंट को ऐड कर दो, जो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, हम उस टेबल की हेल्प से अगर सॉल्व करें तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट वो टेबल अभी मेरे सिस्टम पे नहीं पड़ी है, जब नेक्स्ट एफएम की क्लास होगी हम वो टेबल, उस टेबल का पीडीएफ हम तुम लोगों को पहले ही सेंड करेंगे, ठीक है। एक बार वो टेबल तुम लोग खुद से चेक करना उसमें क्या होता है। और जैसे लॉग टेबल होती है सेम एज इट इज वैसे ही होती है। हॉरिजॉन्टली हमारे क्या चलते हैं, टाइम पीरियड, और हॉरिजॉन्टली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, और वर्टिकली हमारा टाइम पीरियड चलता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इस तरीके से सब आगे आगे चलते रहते हैं। और हॉरिजॉन्टली हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं। हमें क्या करना होता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है और जिस टाइम पीरियड के लिए होता है, हम उतना उसी टेबल से देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, वर्टिकली हम टाइम पीरियड देखते हैं, उसी से मैचिंग करते हुए हम टेबल निकाल लेते हैं, टेबल से वैल्यू, और वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या होती है, हमें वैल्यू मिल जाती है, उस वैल्यू को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। फाइन। तो ये हमारा एक बेसिक सा तरीका होता है। लेकिन एक चीज और, ये इस तरीकों को अडॉप्ट करने से पहले हमें टेबल से वेल वर्स होना बहुत जरूरी है। मींस हमें टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम पीवीएफ मींस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल का यूज करेंगे। अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है तो हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स पर आते हैं, जिसमें कि हमारे 3 मेथड है, net present value method, internal rate of return method, and third one is profitability index method, ठीक है। 3 मेथड है, तीनों में सबसे पहला है हमारा net present value method। net present value means, net present value कोई आइडिया, कुछ समझ में आ रहा हो? net present value टर्म सुनने से जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट टाइम पीरियड में। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी प्रेजेंट वैल्यू को ही बताती है, लिखा भी हुआ है। This present value method is a modern method of evaluating investment proposals. This method takes into consideration the time value of money and attempts to calculate the return on investment by introducing the factor of time element. क्या करती है ये, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो फैक्टर हमने बताया था, जिसका मतलब वही था कि प्रेजेंट की डिस्काउंटिंग होगी और फ्यूचर की कंपाउंडिंग होगी। तो ये जो हमारा मेथड है ये हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेशन करता है बाय इंक्लूडिंग द टाइम फैक्टर ऑफ एलिमेंट। टाइम फैक्टर ऑफ एलिमेंट को हम कंसीडर करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट पर जो भी हमें रिटर्न मिलना होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो। oh shit, एक मिनट बंद हो गया है। हाँ ये था। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसका स्टेप बाय स्टेप हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेशन करने का तरीका दे रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट that should be selected as the minimum required rate of return called cutoff rate of discount rate. सबसे पहले and this rate should be minimum, हमें सबसे पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा जिसकी हमें अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर जरूरत है, जिसे हम कट ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट रेट कहेंगे, और ये रेट सबसे मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न बिलो विच द इन्वेस्टर कंसीडर्स दैट इट डज नॉट पे हिम टू इन्वेस्ट। The discount rate should be either the actual rate of interest in the market on long-term loans, or it should reflect the opportunity cost of capital of the investor, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिटर्न है जिसको इन्वेस्टर को कंसीडर करना है, ये वो रेट ऑफ रिटर्न नहीं होगा, it does not pay him to invest,
जिस पर उसे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये डिस्काउंट रेट होगा या तो फिर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो कि मार्केट में प्रेजेंट टाइम पे लॉन्ग टर्म लोन के लिए चल रहा होगा, या फिर ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताएगा, ठीक है। ये हमारा था सेकेंड स्टेप। स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक सा समझने के लिए, उसको हम बेहतर और समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे या हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू किस टाइप से लिखा भी हुआ है, दैट इज कैश आउटफ्लोज at the determined discount rate if the total investment is to be made in the initial year, मतलब जो current running year है उसमें the present value shall be the same as the cost of investment। अगर हमें current year या running year या current financial year की ही हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसमें हमें अपने total investment को देखना है। उस केस में जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऑलमोस्ट बराबर ही होगी, ठीक है। जब हम सेम ईयर जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी ईयर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे, ऐसे केस में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो मे भी बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा ऑलरेडी सेट है कि हमें 5%, 4% जो भी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना है। तो उस केस में जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो एज सेम एज दैट अमाउंट होगी या दैट परसेंट होगी जिस परसेंट पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, दैट इज कैश इनफ्लोज, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स एट द अबव डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट। हमें क्या करना है, अब हमें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। इससे पहले भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, बट ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी जिसमें हम टैक्स पे कर चुके होंगे, अगर कोई डेप्रिसिएशन नीडेड है हमारी मशीनरी पर वो हम पे कर चुके होंगे, मतलब सारे पेमेंट्स के बाद जो हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, इस टाइप से जो भी है हमें पे करना है। उन सबके पेमेंट के बाद जो हमें रिसीव होगा, हम उस सिर्फ और सिर्फ उस रेट पर अपने प्रेजेंट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय सब्सट्रैक्टिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज फॉर ईच प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि आपको कैश अपना प्रोजेक्ट पता लग गया, इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। अब दो टर्म यूज हो रहे हैं, एक है हमारा कैश इनफ्लो, नेक्स्ट है हमारा कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, कैश इनफ्लो हमारा वो मनी का फ्लो होता है जो हमारी फर्म के अंदर आ रहा है, इनफ्लो मीन्स जो आ रहा है, आउटफ्लो मीन्स जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल जब समझाएंगे उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव और जीरो, दैट इज व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश इनफ्लोज ईदर एक्सीड्स or is equal to the present value of cash outflows, the proposal may be accepted, but in case the present value of inflows is less than the present value of cash outflows, the proposal should be rejected। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी हमारे प्रेजेंट वैल्यू की जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है या जीरो है, ठीक है, पॉजिटिव है या जीरो है, पॉजिटिव मीन्स हमारी वैल्यू जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा ही हमें मिल रहा है, उस केस में हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर इन दैट केस की जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उससे जो हम कैलकुलेशन के बाद जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कम मिल रही है, उस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट को जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोजल है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, ये देखो ये एक पॉइंट दिख रहा होगा, NPV is greater than zero, accept the proposal, less than zero, reject the proposal, और equal to zero, indifference। अगर greater than zero है मीन्स हमारी वैल्यू प्लस में जा रही है तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, फाइन। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारी वैल्यू निगेटिव या लेस हो रही है, कम हो रही है, उस केस में हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू, अब अगर हमारी वैल्यू जीरो है मतलब हमें अपना इंडिफरेंट बिहेवियर रखना होगा, ना ही पॉजिटिव
ही नेगेटिव। मींस अगर हम ऐसे केस पे हम अपने इन्वेस्टमेंट में या तो हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, नॉट एनी टाइप ऑफ लॉस। ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू का जो हमारा फॉर्मूला होता है एनपीवी कैलकुलेशन में, वो ये होता है, दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, पीवी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर की पावर एन। पीवी हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एन हमारे नंबर ऑफ इयर्स या टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है सबको? अरे बच्चों यस और नो तो एटलीस्ट बोल दिया करो। यस मैम। ओके, इट इज ऑफन कॉल्ड द डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब से हमें मतलब नहीं है। अब इस फॉर्मूले को देखो, जो ये मेन हमारी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, ये हमें कैसे मिलती है? जो भी हमारे इनफ्लोज रहे हैं, कैश इनफ्लोज, उसको हम माइनस कर देते हैं अपने कैश आउटफ्लो से, तो जो हमारी वैल्यू आती है वही हमारी एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। फाइन। एक्सेप्ट रिजेक्ट का क्या क्राइटेरिया होता है? यही जो अभी बताया था, दैट एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, एक्सेप्ट द प्रपोजल, NPV is less than 0, reject the proposal, NPV is equal to 0, we have to be indifference। ठीक है। अब क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? एडवांटेज हमें 4 दे रखे हैं। पहला क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्निशन इसका बता रहा है ये मेथड? क्यों, कैसे बता रहा है? कि जो भी हमारे कैश फ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज मींस कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ये हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में सुटेबल है हमारे लिए या नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू को बता रहा है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं या ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर में क्या रिटर्न देगा ये भी बता रहा है। दैट मींस इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ? दैट इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। सेकेंड क्या है? ऑल कैश फ्लोज कंसीडर्ड, इट टेक्स इनटू अकाउंट द कैश फ्लोज अराइजिंग during the total life of the projects and true measure of the profitability can be evaluated। इस मेथड के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट्स की जो टोटल लाइफ स्पैन है, मीन 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, जो भी टाइम स्पैन है, उसमें जितने भी कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज अराइज हो रहे हैं या आ रहे हैं, उससे हम टोटल जो भी हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अपने प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेकेंड एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो मेथड होता है एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये इसका जो मेन या होल सोल ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने जो भी फर्म को प्रपोजल मिल रहा है या प्रोजेक्ट मिल रहा है, उससे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्टेन कर सके। ठीक है। लास्ट एडवांटेज क्या है? वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल, इट satisfies द वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, दैट इज एनपीवी ऑफ 2 और मोर प्रोजेक्ट्स कैन बी एडेड। मींस अगर हमें एक या एक से ज्यादा या 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो उनकी हम कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी, उनसे हम अपनी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करता है। इस वजह से भी ये क्या है? ये एक यूजफुल मेथड है। अब तुम लोग भी समझते होगे, हर चीज में अगर मेरिट होती है तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी उसके साथ अटैच होते हैं। तो क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब एक तरफ तो हम कह रहे थे समझने में बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सारे तरीके के कैश फ्लोज को कंसीडर किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, बट साथ ही साथ एट द सेम टाइम पैरेलल में हम ये भी कह रहे हैं दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो एक बेसिक कैलकुलेशन मेथड होता है, पीपल जनरली वांट टू यूज सिंपल इंटरेस्ट मेथड। फाइन। बट बट अगर हम प्रॉफिट पर्पस के रिगार्डिंग बात करें, ठीक है, या इफ वी टॉक रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, तब हम ऐसा पाएंगे कि उस केस में जो ये कंपाउंडिंग हम बताते हैं कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना, उस केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है मे नॉट प्रोवाइड गुड रिजल्ट्स। मे नॉट ये टर्म इसलिए लगा है क्योंकि जो आपका रिटर्न जो भी आपका प्रपोजल है, उस पर जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो अपने
इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न देख रहे हो वो फिलहाल आपके कैलकुलेशन बेसिस पर है, ठीक है। कुछ भी श्योर एंड शॉर्ट नहीं है कि नहीं अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 5000 या 2000 या 1500 मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है दैट इट मे नॉट प्रोवाइड गुड रिजल्ट्स, मे नॉट इसी वजह से लगा है। थर्ड पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग डिस्काउंट रेट, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट को अप्लाई कर पाना या डिटरमाइन कर पाना इज नॉट सो इजी टास्क, दैट्स व्हाई इसीलिए कहा गया है कि डिटर्मिनेशन डिस्काउंट रेट के डिटर्मिनेशन में इसमें हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो ठीक है, आई थिंक एक पेज मिस हो गया है बीच में, ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसका एक पेज शायद मिस हो गया है बीच में, कोई बात नहीं, वो हम बाद में भेज देंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या, एक मिनट, वेट वेट वेट, गया भाई, वेट स्टूडेंट, बस प्रॉब्लम है। एक मिनट बस, हाँ ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा था, 5 साल का डेटा दे रखा है, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड में 5 इयर्स दे रखे हैं, और कैश फ्लोज दे रखे हैं 5 साल के लिए कि पहले साल में हमें 20,000 कैश इनफ्लो जनरेट होगा, दूसरे साल में 10,000, इसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हमें 5,000, 3,000, देन 2,000 एंड लास्ट ईयर में 2,000 जनरेट होगा, ठीक है। अब देखो उसके नेक्स्ट कॉलम में तुम्हें दिख रही होगी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट 10%, मतलब टाइम पीरियड हमें दे रखा है 5 इयर्स और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें 10% दे रखा है। यही ये जो वैल्यूज दिख रही हैं दैट 0.909, 0.826, यही हमारी कहलाती है, जो अभी हमने एक टेबल की बात की थी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, वो इसी टेबल की हेल्प से ही हम ये वैल्यू निकालेंगे। अब ऐसे अगर तुम्हें 5 इयर्स का डेटा निकालना हो तो तुम्हें हर ईयर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने ये इनफ्लोज दे रखे हो उन एक एक इनफ्लो को इस वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करोगे, तब ये वैल्यू आएगी। इसी काम को कम टाइम पीरियड में मींस क्या बोले, शॉर्टकट मेथड या मैनुअल सॉल्व करने से बेहतर हम टेबल की हेल्प से जब वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारी टेबुलर वैल्यूज कहलाती हैं। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे कैश इनफ्लोज जनरेट हुए हैं इसको हम जो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% दे रखा है इन वैल्यूज से आपस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो पहले साल की वैल्यू 20,000 इनफ्लो जनरेट हो रहा था, जब तुमने इस डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई तुम्हारी 18,180, मीन 20,000 का जनरेट होना था, एग्जैक्ट वैल्यू आई 18,000 की। नेक्स्ट था 10,000 मल्टीप्लाई करने पर आया 8,260। नेक्स्ट था इनफ्लो 5,000 का मल्टीप्लाई करने पर आया 3,755। नेक्स्ट 3,000 का था मल्टीप्लाई करने पर 2,049 रुपीज। नेक्स्ट था 2,000 मल्टीप्लाई करने पर आया 1,242 रुपीज। अब देखो ये 5 दो बार लिखा है, ठीक है। अभी एक सेकंड रुको, हम जरा क्वेश्चन निकाल लें। एक सेकंड बस वेट करो, क्वेश्चन ओपन कर ले। एक्चुअली एक काम करते हैं,
ये जो पेज मिस हो गया है ये हम बाद में फोटो भेज देंगे, तो इस क्वेश्चन को अभी रहने दो क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कुछ है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम जो इसका थर्ड पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, वो पहले पढ़ लो, इन दोनों मेथड को बाद में पढ़ लेना, ठीक। ये है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ठीक है। इसे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड भी कहते हैं और डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, जो टोटल वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की, उसको डिवाइड कर देना होता है इनिशियल कैश आउटले से, ठीक है। दिख रहा होगा formula, profitability index is equal to present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. या profitability index may be found for NPV of inflows is equal to PV of cash inflows divided by initial cash outlay. इसमें भी हमारा यही होता है कि हमारा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा 1 से ग्रेटर आया है तो हम उस प्रोजेक्ट को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, 1 से लेसर आया है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर इक्वल टू 0 आया है तो वहां पे हमारा इनडिफरेंस रहेगा बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, तुम सब लोगों के पास ये पीडीएफ तो है ही ना, जो पीडीएफ हमने सेंड की थी। लो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, हाँ या नहीं तो बोल दो कम से कम। जो ये पीडीएफ है ये है सबके पास? बोलो तो कम से कम तुम लोग, हाँ या नहीं, पता तो लगे हमें। चेक करना पड़ेगा। जो ये क्वेश्चन जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे उसी की फोटो हम पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर रहे हैं, बस 1 सेकंड में, ठीक है। उसको एक बार देख लो। इसी क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन करेंगे। एक सेकंड बस, उसको सेंड कर ही रहे हैं। ध्यान दो, हमने एक क्वेश्चन सेंड किया है, मिला सबको? जरा वो क्वेश्चन ओपन करो, क्वेश्चन ओपन करो बच्चों, तुम ही लोगों से कह रहे हैं, हाँ या नहीं, तो तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स देते नहीं हो, कम से कम जो कह रहे हैं वही सुन लो। जी मैम। क्वेश्चन मिला ना? ये हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यही एक पेज उसमें मिस हो गया था, इसीलिए अभी सेंड किया है। हमने क्या किया था, इससे प्रीवियस तक का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाँ, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ना सबके पास, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ स्मॉल साइज प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 एंड व्हिच प्रोवाइड्स नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹6,000 each year for 6 years, ठीक है। Assume the cost of fund to be 8% per annum and that there is no scrap value. क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में कोई प्रोजेक्ट है, छोटा ही साइज का स्मॉल साइज प्रोजेक्ट है, जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए और जो नेट कैश इनफ्लो जनरेट करता है 6,000 का, ठीक है, हर ईयर करेगा 6 साल तक के लिए, मतलब जो प्रोजेक्ट का टाइम स्पैन या लाइफ स्पैन है वो है 6 साल। जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो है 8% पर एनम और कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मतलब उस 6 साल के ड्यूरेशन में किसी भी टाइप का कोई वेयर एंड टियर नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। ये तो हमारा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है 8% का, ठीक है, वैल्यू हमें दे रखी है। एक और चीज, जब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक लाइन दे रखी है
कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 which provides net cash inflow of 6,000 each year for 6 years. वो सारे इन्वेस्टमेंट जबकि बिना ब्रेक के कोई हमारा इन्वेस्टमेंट मींस या तो हम कहीं पैसा जमा करते रहते हैं या हमें कोई पैसा बिना ब्रेक के हर ईयर मिलता रहता है, तो वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट या ये जो हमारा क्या बोल सकते हैं जो पैसा हमें मिल रहा है या हम पे कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ना कह के एनवीटी कहलाता है, ANNUITY, ठीक है। तो कहा भी जाता है सीरीज ऑफ पेमेंट्स विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, इज कॉल्ड एनवीटी। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो 6,000 रुपए है, ये तुम्हें 6 सालों तक लगातार मिलेगा बिना किसी ब्रेक के, यही तो लिखा है। दैट मीन्स ये हमारा एनवीटी हो गया। तो जो अभी हमने टेबल बताई थी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, ये जो वैल्यू देखो यहाँ पे तुम्हें एक वैल्यू दिख रही होगी, the present value of an annuity of ₹1 for 6 years at 8% per annum is ₹4.623। जो हम अभी टेबल की बात कर रहे थे, ये वैल्यू उसी टेबल से जनरेट हुई है कि 8% पे 6 साल की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 4.623, ठीक है। और हमें जो इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं 6 साल तक, मतलब 6,000 रुपए एक साल जनरेट हो रहा है और 6 साल तक लगातार जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी 6,000 को इस 4.623 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी दिख रही है, 27,738, ठीक। मीन 27,738 रुपए जनरेट होने चाहिए इसलिए क्योंकि अभी हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है, कैलकुलेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। अब तक हमें सिर्फ सीरीज ऑफ पेमेंट्स दे रखा था, कितने टाइम पीरियड तक यह पेमेंट आएगा हमें ये पता था, और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था ये पता था हमें, ठीक है। हमने क्या किया, जब मल्टीप्लाई किया तब हमारा आया 27,000 रुपए, और जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 20,000 रुपए। मीन्स हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए जिसके बदले हमें मिले 27,738 रुपए। तो जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी, हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे। याद रखो, जब अभी इससे प्रीवियस पेज पर हमने ये फॉर्मूला समझा रहे थे तब ये एक फॉर्मूला बताया था, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। मतलब जो भी इनफ्लो है उस सारे इनफ्लोज को हम अपने आउटफ्लोज से माइनस कर देंगे, उससे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू सामने आ जाएगी। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी किया। हमारी जो टोटल वैल्यू आई वो 27,738 रुपए आई, और जबकि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, सिर्फ 20,000 रुपए का था। ऐसे केस में हमें फायदा कितने का हुआ, 7,738 रुपए का, मतलब लगभग 7,740 रुपीज, 7,740 रुपीज का ये जो प्रॉफिट हुआ है, यही हमारी क्या कहलाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब क्योंकि तुम लोग भी देख पा रहे हो कि तुम्हें लगभग 7,740 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स हम इस प्रपोजल या प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? मैम 4,623 कैसे आया? 4,623 नहीं है, 4.623 है। यही हम तुम्हें बता रहे थे, ये जो वैल्यू दे रखी है ये 8% पे 6 साल की वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम टेबल से निकालते हैं, एनवीटी टेबल से या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से। जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वही टेबल हम देखते हैं। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखते हैं, अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है तो हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल देखते हैं। अभी इस क्लास के बाद हम एक पीडीएफ सेंड करेंगे या शाम तक सेंड कर देंगे इस टेबल की वैल्यूज का, ठीक है। जिससे जो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले वो तुम लोगों को हम टेबल देखना सिखाएंगे। अगर टेबल देखना सीख जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। मेथड ये टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ इतनी सी इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ तुम लोगों को जो चीजें बोर्ड के थ्रू समझानी चाहिए थी वो बोर्ड के थ्रू ना क्लियर होके सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से समझानी पड़ रही है, ठीक है। परेशान नहीं हो, मेथड का बेसिक आज बता दिया है, शाम तक देखेंगे तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे टेबल की, जिससे जब भी नेक्स्ट लेक्चर हो या कल है शायद नेक्स्ट लेक्चर 11 बजे से, उस टाइम पे पहले टेबल देखना तुम लोगों को सिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? बोलो बच्चों। जी मैम। ओके, आज जितना बताया है वो क्लियर है?
जी पूरा। ओके फाइन, तो क्लास वाइंड अप करें। बोलो बच्चों। कर दीजिए मैम। ओके हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, शाम तक हम पीडीएफ भेजेंगे, उस पीडीएफ को एक बार खोल के देखना, टेबल का ही होगा, एक बार देखना समझना, नहीं समझ में आएगा तो जब कल अब क्लास होगी तो हम समझाएंगे आगे। फाइन। ओके मैम। ओके और ये अटेंडेंस ग्रुप पे पोस्ट कर देना। अब हम वाइंड अप कर रहे हैं क्लास।